सूद जी ने मौका दिया आपसे जुड़ने का और एक टाइप के थ्रू जुड़ने का। तो सर आपके लिए तो सर ये एक हमारे पिछले 2 साल में जिस काबिल सर आपको और प्रोस्पेक्टिव क्वाड स्टडी का मौका दिया या आपने सहयोग किया, जिसमें दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज एंड चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी मिलानी के बीच। तो हाँ, तो ये हमारे उस पे है और डॉक्टर मो आपने और डॉक्टर गगन डॉक्टर गायत्री आपने। तो ये जो उपलब्धि है, ये अगर मैं एक लाइन में इसको बोलता हूँ, इस उपलब्धि का ये मतलब ऐसे खत्म होती, इस सवाल का जवाब इसके अंदर है कि ये देखा गया जो पूरी तरह से बिना चीटिंग करके करते हैं उनमें 75% लोगों की डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गई और 89% ऑफ द मेडिसिन आर स्टॉप्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। तो हम जानते हैं कि ये आज हम सबके बीच में है। हम ये उम्मीद करते हैं आपकी मदद से ये हर घर तक पहुंचेगा और लोग खुद ही अपना डॉक्टर बनेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम लेक्चर देना जैसे भी मैं हूँ, खासतौर पर जिन जिन देशों में हमारे सेंटर्स हैं। इससे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आप जानते ही हैं, वहाँ भी मेरा लेक्चर था। वहाँ पे डायरेक्टर सारे प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स थे, वहाँ भी बड़ी खुशी हुई। आज मैंने डॉक्टरों को बताया भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी आज यहाँ पे है क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है देश का, बल्कि मैं तो बोलूँगा दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये ज़रा सोचिए, मैं तो ये सोच रहा था आज कि मेरे थोड़ी देर खड़े होने से इतनी खुशी हो रही है। आप तो यहीं पे जी रहे हैं, आप तो यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी। और इसके अलावा हेल्थ एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद ही ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ेगा उसके पास सिर्फ एक ही इंसान रहेगा जिस पे पूरा भरोसा कर सकता है, वो खुद है। तो अगर आयुर्वेद के प्रिंसिपल को देखें, हालांकि मैं आयुर्वेद के बारे में मुझे आपसे सीखना है, लेकिन वो प्रिंसिपल अगर देखें तो वो सिर्फ किसी खास कम्युनिटी या डॉक्टर्स तक लिमिट नहीं रहना चाहिए, हर आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए। आज के बारे में अगर बात करें तो बस एक उदाहरण से ही मैं शुरू करूंगा, उसमें ही सारा कुछ छुपा हुआ है। याद कीजिए, आज से पहले जब आप स्कूल में जाते थे और स्कूल में जो प्रेयर होती थी, जहाँ पे सब लोग लाइन पे खड़े जाते थे, रोज एक आध अचानक धड़ाम से गिर जाते थे। आप में से कुछ लोग गिरे होंगे। ऐसा लगता था धूप में या कमजोरी से या किसी न किसी वजह से गिर जाते। फिर थोड़ी देर बाद पानी वानी हवा करने के बाद वो उठ जाते दोबारा से। आप सबको याद आ रहा होगा। इसके पीछे का जो साइंस है अगर वो समझ लें तो बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही चली जाएगी। बहुत सारी वो बीमारियां जो लगता है कि ये तो लाइलाज है। फॉर एग्जाम्पल किडनी फेलियर, जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जिनको बोला कि आपको दूसरी किडनी लेनी पड़ेगी, लेकिन छोटी सी बात यह है कि उनको बस ये समझना पड़ेगा कि बचपन में हम जब गिरते थे, जो लोग गिरते थे, अचानक देखा कि धड़ाम से गिर गए, फिर उनको उठा के ले गए और कुछ देर बाद वो ठीक भी हो गए। वो किसी ने उतने देर तक पानी मारा तो उससे ठीक हुआ, हवा दिया उससे ठीक हुआ, या मंत्र पड़ा तो ठीक हुआ। वो एक डिबेटेबल चीज है, बट ये है कि कुछ देर बाद वो उठ ही जाता था। तो वो जो होता था उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और उसके अंदर जो बॉडी की जो इंजीनियरिंग है उसको समझने की ज्यादा जरूरत है, रादर द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी, राइट। तो अगर बॉडी को आप एक मशीन मानते हैं तो जरूर इसके अंदर की वो इंजीनियरिंग होगी। एक कनेक्शन आपका और हमारा ये भी है कि मैं कुछ महीनों से आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा ज्यादा रुचि ले रहा हूँ, और मुझे पता है कि पहले लाहौर में था 1898 में, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, और अगले साल सर ने बताया एक 125 ईयर्स होने जा रहा है। तो ये बड़ी बात है, और अगर हमें इनवाइट करेंगे तो हम भी आएंगे आप। और इस साल मैं जिस कॉलेज से पढ़ा, जो ग्रेजुएशन मैंने जहाँ से की है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी लाहौर में था सर, और लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुआ, और इस साल उस कॉलेज ने, हमारे कॉलेज ने 100 साल मनाया। तो हम भाई बहन है इस तरह से। तो उसके बाद हमने वियतनाम में हमने प्रैक्टिस शुरू की, डायबिटीज की। लोग पहले पढ़ाई करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, हमने पहले प्रैक्टिस कर ली फिर पढ़ाई शुरू की, उसके बेसिस पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया डायबिटीज में, एंड देन डॉक्टरेट, इस तरह से। तो जो इंजीनियरिंग का एक मामला है बॉडी का, वो अगर समझ ले तो बड़ा अच्छा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के मामला समझने के लिए, अगर मैं बोलता हूँ ये आर क्लास आपको पता है, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर देता हूँ, ये 1 घंटे में ये पूरा जो बालू है नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा वाला प्रिंसिपल प्ले कर रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल थिंग है? नीचे क्यों आ रहा है?
ग्रेविटी ग्रेविटी है, राइट। तो ग्रेविटी काम कर रही है, ये क्लियर है। तो अंदर अगर कोई भी चीज है जो फ्लूइड के फॉर्म में है या सेमी फ्लूइड के फॉर्म में है तो वो नीचे आएगा ही आएगा। कोई भी चीज वो अटक नहीं रहा तो नीचे आएगा। दैट इज व्हाट इज ग्रेविटी। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यानी कि सेम वाला ग्रेविटी जो इसमें काम कर रहा है वो हमारे बॉडी में भी तो काम कर रही होगी। हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है, दैट इज द ब्लड, राइट। लेकिन ब्लड को यानी कि हमारा जो ग्रेविटी इसकी तरह वो खींच रहा होगा, लेकिन ये है नॉन लिविंग, तो उसको वापस खींचने के लिए इसके पास कोई और तरीका नहीं है, कोई हार्ट यहाँ पे है नहीं, जबकि हम तो लिविंग है। तो एक तरफ से ग्रेविटी इस वक्त मुझे जबकि मैं खड़ा हूँ नीचे खींच रही है मेरे ब्लड को लाइक दिस, लेकिन दूसरी तरफ वो कंपनसेट कैसे हो रहा है, मेरा हार्ट उसको उल्टा पंप कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, राइट। तो ये बैलेंस बना है तो मैं खड़ा भी हो पा रहा हूँ, मैं बात भी कर पा रहा हूँ आपसे। अब क्या होता है कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और अगर मैं ऐसे एग्जैक्टली मैं 20 मिनट तक खड़ा हूँ, लेट्स से आई एम वेरी वेरी हेल्दी, राइट, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तब भी अगर 20 मिनट मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ विदाउट एनी मूवमेंट, तो धीरे धीरे मेरा जो ग्रेविटेशनल जो पुल है वो हावी होता जाएगा ऑन माय हार्ट, और हमारे जो ब्लड है इसकी तरह धीरे धीरे आपको पता है कि ये ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, ऊपर कम होने लगेगा। द सेम थिंग हैपेंस विद द बॉडी, तो ब्लड का जो नीचे इकट्ठा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऊपर, और एक टाइम आएगा कि जब ज्यादा नीचे और ब्लड इकट्ठा होगा देन व्हाट विल हैपन। और अगर ऐसा होता ही चला जाए, जैसे इसको अगर ना रोके ऐसे रखे तो ये होता ही चला जाएगा जब तक कि ऊपर पूरा खाली ना हो जाए। लेकिन बॉडी के केस में अगर इसको ना रोका जाए, नीचे अगर इसकी तरफ बालू की तरफ ब्लड बढ़ता चला जाए, व्हाट विल हैपन, दैट विल कॉज डेथ, राइट, दैट विल कॉज डेथ। तो उस डेथ को रोकने के लिए बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करती है, उसको बेहोश कर देती है। जैसे मैं बेहोश देखा ना, जैसे बच्चे गिरते हैं जब हम भी स्कूल में थे, जैसे आप गिरेंगे आपका हार्ट सेम लेवल पे हो जाएगा आपके पूरे बॉडी की, राइट, और दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब ग्रेविटेशन, सिर का ग्रेविटेशन और पैर का ग्रेविटेशन सारे एक ही लेवल पे है। अगर मैं इसको इसी वक्त ऐसे कर दूं, बस अब तो नहीं जा रहा ना, राइट, जितना चला के अब नहीं जा रहा, राइट। लेकिन अब वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ट नहीं है, राइट। लेकिन मेरे केस में, आपके केस में जब हम गिर जाएंगे एक बार, और गिरने के बाद वो वापस भी आ जाएगा, बिकॉज देयर इज अ हार्ट आल्सो, राइट। तो एक हार्ट भी वहां पे काम कर रहा है जिससे वो काम बन जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए, इमेजिन कीजिए अपने स्कूल लाइफ का टाइम, और आपके इधर भी बच्चे हैं, और बीच में आप बेहोश होने जा रहे हैं, और उन दोनों ने देख लिया कि आप बेहोश होने वाले हैं, और आगे कोई स्पीच चल रहा है, तो वो आपको पकड़ ले इधर से आपको गिरने ना दे, राइट, आप बेहोश हैं, गिरने ना दे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यू विल डाई, राइट। तो बॉडी जब गिरा रही है आपको, तो बॉडी आपकी मदद कर रही थी ताकि एक ही लेवल पे आ जाए, लेकिन उस दोनों ने मदद करने की कोशिश की उल्टे डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल पुल विल कीप ऑन वर्किंग, एंड as a result your blood will keep on getting collected in the bottom part of the body and you will die, right। तो कई बार हमें लगता है कि भाई ये बेहोश हो गया, बीमार हो गया, नहीं भाई ये बॉडी ने उसको बचा लिया उल्टा, बॉडी से। अच्छा, तो हमें करना क्या चाहिए, पहली बात तो 20 मिनट ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, तो मैं अपना लेक्चर 20 मिनट से पहले खत्म कर दूंगा। और अगर खड़ा होना ही है तो देखिए, मुझे मैं थोड़ा बहुत हिल भी रहा हूँ, जाने अनजाने थोड़ा सा हम हिलते डुलते हैं, और लेकिन जब प्रेयर में जो है वहां पे हिलना भी अलाउड नहीं होता, ऐसे खड़ा होना पड़ता है, राइट। उस केस में अगर 20 मिनट से ज्यादा हो तो कुछ लोग फिर एक करके गिरते रहेंगे, राइट। कौन कितनी देर भी गिरेगा, लेकिन गिरेंगे सभी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है, ये जल्दी से भर गया, राइट, ये टाइम लगा रहा है, लेकिन ये भी भर जाएगा, नीचे आ जाएगा, टाइम लगा रहा है लेकिन आ जाएगा, ये पता है, राइट। कोई छोटा है कोई बड़ा है, उस तरह से हमारी बॉडी, लेकिन हर एक आदमी गिरेगा जरूर। तो करना क्या है, अगर सीधे खड़े होना है तो ऐसे में क्या है कि हम बॉडी को नहीं हिला सकते, लेकिन पैरों को, उंगलियों को तो हिला सकते हैं। जब आप पैरों को, उंगलियों को जूते के अंदर से हिलाएंगे तब भी वो ग्रेविटेशन पुल को वो फोर्स करेगा और ब्लड को इकट्ठे होने नहीं देगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बॉडी के अंदर की कोई भी बीमारी को हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, वेरी वेरी सिंपल। हमारे पास जब किडनी पेशेंट कोई भी आता है, खासतौर पे वो पेशेंट जिनके पैरों में सूजन वगैरह है या यूरिन आउटपुट का कम है, द फर्स्ट थिंग वी डू, आप देखिए यहाँ पे हम उनको बोलते हैं, पहली बात तो हम ये हमारा फोकस है कि पेशेंट हमारे पास आए बिना घर पे अपने आप ही ठीक हो जाए, वो भी बिना दवा के, दैट इज द अप्रोच, राइट। वही चीज है जो हमेशा के लिए
कोई भी इंसान दवाई के साथ हेल्दी रह सकता है ऐसा तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, बट मैं ऐसे बिलीव करता हूँ व्हाइल टेकिंग मेडिसिन यू कैन नॉट बी हेल्दी, राइट। मेडिसिन के बिना ही हेल्दी रह सकते हैं आप, उसके साथ लेते हुए तो आप बीमार हैं तभी ले रहे हैं आप। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये चारपाई है, चारपाई में उसको बोलते हैं कि इस चारपाई के दोनों तरफ 3-3 ईंट लगा दो, और 3-3 ईंट जब ऐसे लगा देंगे तो ये एक तरफ ऊंचा हो जाएगा, जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ पैर और दूसरी तरफ उसका सिर। इस तरफ से जब वो पेशेंट ऐसे लेटेगा 2 घंटे, तो फिर ग्रेविटेशन पुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा, उसका जो किडनी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और पहले दिन ही पहले 2 घंटे में ही उसका यूरिन आउटपुट जो कि हम मेजर करते हैं वो बढ़ जाता है, उसका स्वेलिंग विजुअली देखते हैं वो घट जाता है, उसका वीकनेस वो घटने लगता है। तो हमने क्या किया, हमने यूज किया मेडिसिन, दैट इज ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एज ए मेडिसिन। हमने ग्रेविटी को ही दवाई के रूप में यूज किया उसको। तो ये इसमें कितना पैसा लगा, 0 पैसा। कोई कहाँ कर सकता है, कोई कहीं भी कर सकता है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि कोई अगर किडनी का पेशेंट अगर ट्रैवल करता है, ट्रैवलिंग में वो अगर बैठे रहेगा ज्यादा देर तक, तब भी गड़बड़ हो जाएगी, उसे लेटना है, और लेटना ही है तो थोड़ा सा पैरों को रेस करना, अगर पूरा बेड नहीं टिल कर सकते। तो ये छोटी सी चीज अगर बता दें तो किडनी जो प्रोग्रेसिव डिजीज बताया जाता है वो ना केवल वहाँ हॉल्ट हो सकता है, वो वहां से रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स मतलब धीरे धीरे उसका किडनी ठीक होने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब ना तो उसकी स्वेलिंग हो रही है, ना तो उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, ना कोई वीकनेस है, इट विल गो अवे। हम तो ये देखते हैं, हम तो जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे बाल अगर मैं काट भी दूं थोड़े दिन में, हमेशा के लिए गंदा नहीं हो सकता, दोबारा बाल आने ही आने हैं, इनएविटेबल है। नाखून काट भी देंगे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक उसी तरह से हमारे डेड किडनी सेल्स जो है वो दोबारा आते ही आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बीटा सेल मर गया दोबारा नहीं आ सकते, डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, टाइप 1 के कॉन्टेक्स्ट में। हमने देखे पेशेंट्स को 7 साल तक इंसुलिन पे रहने के बाद, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, नाउ दे आर नॉट ऑन इंसुलिन, राइट, जस्ट बाय मॉडिफाइंग द डाइट दे आर ओके, राइट। इसका मतलब बीटा सेल बन गए होंगे ना दोबारा से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सेल से कोई मर गए, चाहे वो नेफ्रॉन्स हैं, चाहे वो बीटा सेल दोबारा नहीं आते, राइट, ये अगर इसका आधार कहीं है नहीं, इसमें कोई एविडेंस नहीं है मेडिकल लिटरेचर में, लेकिन ये बोलने को तो बोल दिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान जिंदा है, सांस ले पा रहा है, तो उस कितना भी बीमार क्यों ना हो, देयर इज सम चांस कि उसको हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स आते हैं, ऐसे लोग जो 3 हफ्ते में 3 डायलिसिस, राइट, यानी कि उनके टॉक्सिन पूरे बॉडी में भर गए, उनके फ्लूइड डिपॉजिट हो गया और हालत खराब है, और ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स उनको वो कोई ना कोई अपना रिलेटिव दे ढूंढ रहे हैं, तो उनको जब हम ये कराते हैं, जैसे अभी बनाया, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, तो इट वर्क्स बट पार्शियली इट वर्क्स, तब भी उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, या थोड़ा कम हो जाता है डायलिसिस पे, इतना ही होता है। तो देन सिंपल सा फंडा ये है कि बॉडी के अंदर जो भी कुछ है उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो तरीका है कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस को अगर मैनिपुलेट करके हम कैसे कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका भी एक बड़ा रूप है, व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन, हॉट वाटर इमर्शन। ये सारी चीजें आपके बुक में आपने पढ़ा भी होगा, राइट। तो लेकिन मैं जो सिंपल भाषा में, इंजीनियरिंग की भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, आप कभी हमारे हॉस्पिटल आइए, जयपुर में हम हॉस्पिटल डेराबस्सी में है और एक जोधपुर में है, या हमारे करीब हजारों माइक्रो हॉस्पिटल्स हैं। माइक्रो मतलब लोगों ने अपने घर के कमरे के कोने को ही हॉस्पिटल बना लिया हमेशा के लिए। तो हम तो सिर्फ इतना बोलते हैं कि ये एक बाथटब आप देख रहे हैं, इस बाथटब में आप पानी भर के गले तक पानी गेटिंग पॉइंट, और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो। जब ऐसा होता है, व्हेन इट हैपेंस, तो आप यहाँ पे देखिए, बड़ा ही सिंपल है। इस वक्त आपके और मेरे जो ये है, इस पार्ट में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप देखेंगे, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि जो स्पेस से लेके अभी तक हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर हवा है, वो सारी हवा का दबाव है हमारे ऊपर, राइट। वो दबाव को कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब आप पानी के अंदर बैठ जाते हैं, जैसे इसमें बैठे हुए हैं, तो जो इससे नीचे वाला पार्ट पानी के अंदर है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव के अलावा एक और दबाव कौन सा किस चीज का होगा? वाटर प्रेशर, राइट। तो यानी कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, इसका प्रेशर अलग है, कम है, और इससे नीचे का बॉडी का प्रेशर अलग है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट इज अबाउट 2% डिफरेंट, राइट, दोनों का, प्लस हीट। ये आपके जैसे आप ऐसा करेंगे, आपका जो कार्डियक आउटपुट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20% बढ़ जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा? आप उसका पल्स लेंगे तो पल्स उसका बढ़ा उसी वक्त बैठे बैठे, राइट। तो कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाता है 20% एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, राइट, इस पार्ट पे रीडिस्ट्रीब्यूशन, पैरों का ब्लड भी ऊपर आने लगेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड दिस मेक्स ऑल द चेंजेस। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट मेक्स?
आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स बढ़ने लगेंगे, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, कुछ जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हो वो घटने लगेंगे ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए। किडनी पेशेंट की ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और तब से पहले दिन के पहले घंटे से ही। और जब ये होता है तो एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये देखा गया, हमने भी देखा है और ये पहले से प्रूवन है कि उस पेशेंट का जो बैठा हुआ है, पेशेंट की बात नहीं, कोई भी इंसान, आप भी बैठेंगे या मैं भी बैठूंगा, हमारे घर पे भी मैंने लगाया हुआ है, तो सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाता है नॉर्मली, पोटेशियम एक्सक्रीशन डबल हो सकता है, अप टू यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, वेट एंड स्वेलिंग रिड्यूस। ये देखा गया अमंग द पीपल जिनमें एक्सेस पोटेशियम हो, अमंग द पीपल एक्सेस सोडियम हो, हर एक का नहीं सब कुछ निकल जाएगा। जिसमें जो चीज एक्सेस है, हमें नहीं पता क्या एक्सेस है, वो सिर्फ हमारा बॉडी जानता है, लेकिन हमने बॉडी को एक ऐसा माहौल दे दिया है, राइट। आपने क्या किया, आपने गंदा कपड़ा उठाया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, आपको नहीं पता वहां कहाँ गंदगी लगी हुई है, वॉशिंग मशीन धो के जहां जहां गंदगी लगी है उसको साफ करके आपको दे देगा। यही आपकी एक्सपेक्टेशन है वॉशिंग मशीन से। तो समझ लीजिए ये है आपका, ये जो हॉट वाटर मशीन है, ये ह्यूमन बॉडी का वॉशिंग मशीन है, राइट। आपके बॉडी में क्रेटिनाइन ज्यादा है, यूरिया ज्यादा है, यूरिक एसिड ज्यादा है, ये शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, राइट। वी डिड नॉट नो, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमें वीकनेस हो रही है, हमें स्वेलिंग हो रही है, हमें सिम्टम पता है, सिम्टम हम देख पा रहे हैं आपस में, राइट। लेकिन कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए, कौन सी चीज कितनी ज्यादा है, ये इंसान को मेडिकली बहुत सारे उसके आंकड़े बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई डेफिनेटली नहीं बोल सकता, राइट। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि किसी पेशेंट, किसी भी इंसान का 100/60 ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो हो सकता है वो उसी में उसकी हेल्दी फीलिंग होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनका 160/100 रहता है एंड दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी। गांधी जी का 200/100 रहता था हमेशा, वो कितना काम करते थे। आज अगर गांधी जी होते तो उनको तो ब्लड प्रेशर की गोली खिला के पूछा है कि नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कितना आंकड़ों के हिसाब से कितना किसका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, कितना ब्लड शुगर रहना चाहिए, एक आपने इंडिकेटेड तो है, बट उसके हम उतना रिलाई नहीं कर सकते। सिम्टम तक रिलाई कर सकते हैं, व्हाट वी अंडरस्टैंड थ्रू आवर पेशेंट। और इसके बाद अगर सिम्टम रिड्यूस होते हैं उसके, यानी कि वो ठीक हो रहा है, राइट। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट्स ऐसे या मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स, तो उनको भी हम इसी बाथटब में बिठा देते हैं, एज्यूमिंग की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है तो उसको निकालना है, राइट। और पेन के पेशेंट आते हैं, अलग अलग जगह पेन है पूरे बॉडी में, दर्द वाले पेशेंट आते हैं, ट्यूमरस ग्रोथ की वजह से दर्द है या इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द है, दर्द की कोई भी वजह हो, लेकिन दर्द हमें तो ये दिख रहा है क्योंकि वो पेशेंट चिल्ला रहा है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो बिना उसको नुकसान किए हमें उसको आराम देना है। तो वो कैसे हम करते हैं, अगेन वी पुट द पेशेंट इन द बाथटब। हमारे पास एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, और कोई भी पेशेंट फोन करता है, हम तो बोलते हैं कि आप ऐसा घर पे लोग जुगाड़ कर लेते हैं, राइट। वो जुगाड़ घर पे कैसे करते हो, हमने कैसे किया है, आपके कॉलेज में भी यहाँ पे सेटअप बनाया है, उसके लिए मैं आपको एक मिनट का एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो ये देखिए, यहाँ पे ये चंडीगढ़, ये डेरा बस्सी वाला जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सारे वो पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 1 बार हफ्ते में, बट यहाँ आने के बाद फॉर मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑफ डायलिसिस, उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, उनको दवाइयों की जरूरत कम है। और अभी ये क्या कर रहे हैं, सिंपली 40 डिग्री टेम्परेचर पे वो पानी में बैठे हुए हैं, और ऐसा उनको 2 घंटे तक बैठना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा बैठने के लिए क्या उनको हमारे हॉस्पिटल में आना पड़ेगा तभी वो ठीक हो पाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो कहीं भी बैठे, राइट। तो ये जयपुर का हमारा हॉस्पिटल देखने के बाद सेम चीज है, वहां भी वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, एंड हम उनका वेइंग मशीन से वेट करते हैं पहले और बाद में, और अक्सर देखते हैं कि 500 ग्राम 1 किलो 2 घंटे के अंदर कम हो जाता है। यानी कि आप में से जो लोग वेट घटाना चाहते हैं वो भी सही है, एक तो कुछ करना नहीं है और अपना ही वेट जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में वही वाली हलचल हो रही जो हलचल तब होती जब आप जिम में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। द सेम काइंड ऑफ ये लोगों ने अपने घर पे बनाए हुए, ये देखिए टीवी देख रहे हैं बाथरूम में, ये घर के बाहर बनाए हुए हैं, राइट। तो जो लोग घर पे बनाए हुए हैं, हमने देखा कि वो ज्यादा जल्दी ठीक होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। देखिए द टेम्परेचर शुड बी अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पे। तो हाँ 40 क्यों लिया गया, उसके 2 कारण है। एक तो ये कि जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा अच्छा है,
जैसे अगर मैं तो बोलता हूँ 42 पे, लेकिन 42 में आपका बॉडी जलने लगेगा, और उससे कम करेंगे 38 39 करेंगे तो और 2 घंटे की जगह 4 घंटा बैठना पड़ेगा इस तरह से। तो जो नाजुक हैं, छोटे बच्चे जो CKD के पेशेंट आते हैं और अभी गर्मी के मौसम में उनका 39 डिग्री कर देते हैं। तो 40 इज अ टेम्परेचर जहाँ इट इज़ सब्सटेंशियली हॉट फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, इतना गर्म नहीं है कि आप जलने लगें। तो इसीलिए उसको लिया है, और जितने सारे ट्रायल्स में हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में 40 पे उन सबसे अच्छा रिजल्ट देखा गया है। लेकिन टू आंसर ए क्वेश्चन, जितना ज़्यादा गर्म, बशर्ते कि आप जले ना, उतना जल्दी। जैसे गर्मी के महीने में, अभी जैसे गर्मी चल रही है, अभी आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे कि रिजल्ट बड़े जल्दी, 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा 1 घंटे में भी रिजल्ट आ रहा है। और जो दिसंबर आया था वो 3 घंटा ही बैठ रहते थे, तब भी रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा था। तो ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कितना है और पानी का कितना है, दोनों एक रिलेटिव चीज़ है। और वो छोटा बच्चा है तो स्किन को देख के थोड़ा सा टेम्परेचर 39 डिग्री करना पड़ेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप जानते भी होंगे, जब भी हमने हेल्पलाइन चलाया था, कोविड हेल्पलाइन चलाया, अभी भी है वो, 60,000 पेशेंट्स हमने टोटल ठीक किए विदाउट अ सिंगल मोर्टलिटी। और NIM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने उसमें ऑब्जर्वेशन स्टडी भी किया, जैसे आपके कॉलेज ने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और उसमें भी उन्होंने ये बात मानी। हमारे ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, जैसे ही आपको फीवर हो जाए कभी भी, नेक्स्ट टाइम अगर होता है तो, फ्लू, फीवर, कोविड, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, अगर उस वक्त 42 डिग्री टेम्परेचर पे अगर बाल्टी में पानी रख के आप पैर दोनों रख दें आधे घंटे के लिए, आधे घंटे बाद टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा आपके बॉडी का, यानी कि फीवर और बढ़ गया, कहाँ तो 101 था वो 102 हो गया, लेकिन 1 घंटे बाद वो 99 के नीचे चला जाएगा। मीन्स फीवर को फास्टेस्ट तरीके से ठीक करने के लिए फीवर को पहले बढ़ाना है पानी से, राइट। अब पैर जो है उसमें 42 डिग्री भी आप सह लेते हैं, लेकिन पूरे बॉडी में नॉर्मली 40 डिग्री तक हम आराम से सह लेते हैं। ये है टेम्परेचर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सर। और प्लीज कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है स्टूडेंट में से, प्लीज बोलो। सर ये जो टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बाय बर्थ किडनी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी इफेक्टिव रहेगी? हाँ, उसमें भी इफेक्टिव रहेगी। जेनेटिक डिसऑर्डर किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं क्या? हाँ जी सर। देखिए, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी एक ही किडनी होती है, लेकिन उनका बॉडी भी ऐसे डिज़ाइन होता है, वो कोई डिफेक्ट नहीं है, वो एक किडनी। ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी भर उनको पता ही नहीं होता कि एक किडनी है, बाई चांस कभी स्कैन कर लिया, अरे आपके तो किडनी एक है, तो उसको तो हम डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने देखा उसमें भी काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसको ज़्यादातर लोग जेनेटिकली से कनेक्ट करते हैं, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो बच्चे होते हैं उनको भी हम इस तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। वर्क डिस्ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर डीजेनरेशन वहीं रुक जाता है। जैसे मान लो डायबिटीज़ टाइप 1, इसको भी कई बार रिलेट करते हैं जेनेटिक से। तो टाइप 1 के बच्चे अगर आप देखेंगे 40% ऑफ आवर किड्स उसमें सिर्फ DIP डाइट ही करते हैं, नॉट दिस। तो 40% ऐसे हैं जो इंसुलिन फ्री हो जाते हैं, या ऐसे बच्चे जिनमें हार्ट में होल होता है। मेरे वो बचपन में हार्ट में होल था, तो उनका जब हम डाइट चेंज करते हैं और फिर देखते हैं, और कई बार तो वो हार्ट में होल ASD BSD बोलते हैं, जो बचपन में होता है, लेकिन वो एट द एज ऑफ 60 वो डिटेक्ट होता है। डिटेक्ट कब होता है? जब उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और तब भी वो ठीक होते हैं। इस तरह के रिसर्च पेपर भी हैं हमारे खुद के ही छपे हुए, और वैसे भी दुनिया में। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिन जिन के मैंने नाम लिए ये वो हैं जो हमने खुद करके देखे। यस, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज। देखिए, पहली बात तो बीटा सेल काम नहीं कर रही है या कर रही है। ये सिंपली जो डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। एक तो बड़े लोग इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, वो अलग बात है, बच्चों की बात कर रहे हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि इंसुलिन लेंगे तो उनकी बॉडी में शुगर ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा, नहीं लेंगे तो मेटाबोलाइज नहीं होगा। अब इंसुलिन भी जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार लेना पड़ता है। ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं DIP डाइट। DIP डाइट क्या होता है वो आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप भी करके देखिए। 12 बजे तक उसमें फल खाना होता है, जो भी फल पसंद हो आपको। अभी तो आम का सीजन, आम खाइए। हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको हम बोलते हैं कम से कम 2 किलो आम खाओ रोज, अगर जल्दी ठीक करना है डायबिटीज़ तो। और आम नहीं है तो अंगूर खाओ, चीकू खाओ,
जितने मीठे फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक होगा। तो 12 बजे तक फल खाना है, और उनमें मीठे फल तो और अच्छा। कितना खाना है डिपेंड ऑन योर वेट, जो डीआईपी डाइट में हम बोलते हैं। आपका बॉडी वेट अगर 70 kg है, मेरा 70 kg, तो एक जीरो लगा दो, 700 ग्राम। इतना kg एक जीरो लगा के, दैट मेनी ग्राम्स मिनिमम। ऊपर तो कितना भी खा सकते हैं। स्टेप 1 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, चाय बिस्किट नाश्ता कुछ और नहीं, बट पेट भर के फल। लंच और डिनर से पहले सलाद खाना है बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट। बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। तो पहले प्लेट 1 सलाद ले लिया 350 ग्राम्स। इतना खाने के बाद अब आप रोटी सब्जी दाल चावल छू सकते हैं। इतना खाने के बाद सलाद सभी खाते हैं, लेकिन हम साथ में खाते हैं। मैं साथ में नहीं, पहले बोल रहा हूँ। सलाद सभी खाते हैं, लेकिन आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी रहती है। मैं 350 ग्राम बोल रहा हूँ, राइट। 350 ग्राम से पहले कम, इट इज़ ए फूड। 350 ग्राम या इससे अधिक, इट इज बिकम्स मेडिसिन, राइट। सो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 जो थोड़ा सा आपसे मेल नहीं भी खाता होगा, वो ये कि 2 चीज़ को छोड़ने बोलते हैं। एक वो चीज़ जो फैक्ट्री से निकल के आई है। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ आप पकड़ के खाना चाहेंगे, आप पूछेंगे क्या ये फैक्ट्री से निकल के या खेत से सीधे आ गया। जैसे बिस्किट कहाँ से आया, वाया फैक्ट्री, राइट, पैकेट में आया, तो उसको नहीं, रिफाइंड पैकेट में आया, उसको नहीं लेना। एक और चीज़ जो नहीं लेना है, ऐसी चीज़ जो जानवर से निकल के आई। जैसे काजू है, वो जानवर से नहीं निकल के आई, खा सकते हैं। अच्छा, दूध है, जानवर से निकल के आई, ठीक है ना। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि डेयरी प्रोडक्ट पॉइजन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, जैसे ही मैंने देखा है, आप देखिएगा डेयरी प्रोडक्ट आप स्विच ऑफ करते हैं तो ऑटो इम्यून जो उनकी रिएक्शन कम हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है। यानी कि जो बीटा सेल लगातार मर रहे थे, वो तो लगातार बनते भी हैं, रीजनरेशन भी सर ने बताया, लेकिन आप डेयरी प्रोडक्ट देकर उसको लगातार मार रहे हैं, क्योंकि उसके बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करता है डेयरी प्रोडक्ट। सब में नहीं करेगा, लेकिन जिनमें करेगा उनको बंद करना है। और यानी कि एनिमल फूड बंद करना, उसमें डेयरी प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉट ए प्लांट फूड, इट इज एनिमल फूड। सो 2 ही चीज़ बंद करना है, और बाकी जो मैंने आपको बताया, जैसे ही कोई बच्चा ऐसे करेगा तो उसकी इंसुलिन निर्भरता स्टीपली कम होगी। मतलब अगर वो 100 यूनिट ले रहा है तो उसको 10 यूनिट लेना पड़ेगा, और अगर 100 ही लेता रहता है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, वो कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है। सो दिस इज द सिंपल डाइट। भी जो डीआईपी डाइट है बोल रहे थे, वो यही डाइट है, तो आप लेके देख सकते हैं, राइट। सर टाइप 2 के लिए भी सेम ही है? सेम है, टाइप 1 हो टाइप 2, द मोमेंट यू स्टार्ट द डाइट, एक ही वार्निंग है इसमें, जिस दिन डाइट शुरू करेंगे उस दिन से आप लगातार ब्लड शुगर भी देखेंगे, ब्लड शुगर स्टीपली डाउन होगा, और दवाई अगर आपने कम नहीं की अकॉर्डिंगली तो आप गड़बड़ हो जाएगी। मतलब डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना टाइप 2? हाँ, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद करने। एक बीइंग आयुर्वेदिक कॉलेज, तो हमारी यहाँ पे एक डिस्प्यूट होता है कई बार। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में मेरा लेक्चर था, तो ये कि डेयरी प्रोडक्ट का महत्व है आयुर्वेद में, लेकिन फिर उन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने कि डेयरी प्रोडक्ट ना दें तो क्या होगा, और उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखे तो कम से कम अपनी हड्डियों के डिपार्टमेंट में डेयरी प्रोडक्ट का जो वो रेफरेंस था वो बंद कर दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक बार करके देखिए अपने लिए। आप में से वो लोग खास तौर पे जो तो यंगस्टर है, आपको तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, लेकिन जिनको दर्द है कहीं ना कहीं, बॉडी में पेन है या बीपी ज़्यादा रहता है, ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है, कोई ना कोई पैरामीटर है जो आपको तंग कर रहा है, और सिर्फ आप डेयरी प्रोडक्ट को माइनस कीजिए, बाकी डाइट वैसे रहने दीजिए बेशक। मतलब ये जो डाइट मैंने बोला वो भी मत लीजिए। इफ यू जस्ट स्टॉप वन थिंग, डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन छाछ फॉर 15 days, नाउ यू आस्क योरसेल्फ, अब मेरे घुटने का जो दर्द की इंटेंसिटी कैसी है, अब मेरा वेट कैसा है, अब मेरी नींद की गहराई कैसी है, राइट, अब मेरा फ्रेशनेस कैसा है इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज 15 days बैक। और अगर आपका पॉजिटिव आंसर मिलता है, दैट मीन्स यू गॉट द आंसर कि डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना है कि नहीं लेना है, राइट। सो टू आंसर क्वेश्चन, यस, डेयरी प्रोडक्ट को माइनस करते ही आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। सॉरी, मैं इसमें बिना बुलाई आती हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू। सच्ची बात तो ये है कि ये जो भी मैंने रेफरेंस दिखाया है वो रेफरेंस तो पिछले 100 साल के हैं, बट सच्ची बात ये है कि ये आपके आयुर्वेद की किताब में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था, जो अभी मैंने आपको सारा कुछ बताया, ऑलरेडी इट इज देयर, राइट। तो आयुर्वेद ने किडनी फेलियर का सोल्यूशन पहले से ही दिया हुआ, तो वो किस तरह से है, डॉक्टर अनु जो हमें भी हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी ट्रेन करती हैं, वो थोड़ा सा आप एनलाइटमेंट करें स्टेज पे आती।